ब्रिटिशकालीन भारत में अफगानों के साथ उनकी जो मुठभेड़ हुई, इसमें हमने बात किया कि 1839 टू 1842 में पहली बार आंग्ल अफगान संघर्ष हुआ था, जब भारत में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड शासन कर रहे थे। लेकिन लॉर्ड एलिनबरा के आते ही 1842 में पहले आंग्ल अफगान संघर्ष का अंत हो गया। इसके पश्चात के गवर्नर जनरल या जो वायसराय आए, उन्होंने अकर्मण्यता की नीति अपनाई और अफगानी मामलों में जिस तरह की पराजय प्रथम युद्ध में झेलनी पड़ी थी, उसी के निमित्त उन्होंने फिर अफगानी मामलों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके पहले मैंने यह बताने का प्रयास किया था कि अंग्रेजों ने ब्रिटिशकालीन भारत में रहते हुए अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप इसलिए करना शुरू किया क्योंकि उन्हें एक तरफ भय था तो दूसरी तरफ आशंका थी। एक भय था कि फ्रांसीसी हमला हो सकता है, नेपोलियन का हमला हो सकता है, और दूसरा भय था कि रूस अफगानिस्तान के रास्ते ब्रिटिशकालीन भारत पे दखल दे सकता है। इसी के निमित्त उन्होंने अफगानी मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1839 टू 42 के मध्य पहला युद्ध हुआ और पहली बार अंग्रेजों को ब्रिटिशकालीन भारत में पराजय का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि अफगानी लोग बाहरी दास्ता को कभी भी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं रहते थे। पुनः लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 टू 80 के मध्य दूसरी बार आंग्ल अफगान संघर्ष हुआ, जिसका अंत गंडमक की संधि के द्वारा हुआ था। और लिटन के बाद जब अगले वायसराय के रूप में रिपन आए, तो उन्होंने अफगानी मामलों में विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई और यह कहा जाता है कि उन्होंने जिसको अमीर प्रोजेक्ट किया उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, यानी अहस्तक्षेप की नीति का उन्होंने अवलंबन किया। रिपन से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के दौर की हम लोग आज चर्चा करेंगे। तत्पश्चात प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद तीसरी बार आंग्ल अफगान संघर्ष लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 से 1921 के मध्य हुआ था। लेकिन बहरहाल दूसरे युद्ध के बाद की स्थिति को के बारे में हम लोग बात करें, जो कि तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध की एक प्रकार से पृष्ठभूमि कही जा सकती है। रिपन के बाद या रिपन के समय में हमने देखा कि उन्होंने आकर हस्तक्षेप की नीति अपनाई। दूसरी ओर अफगानी मामलों को लेकर अंग्रेजों की धड़कन इसलिए बढ़ी हुई थी क्योंकि रूस की प्रसारवादी भावना अभी भी समाप्त नहीं हो रही थी, बल्कि वह सेकेंड एंग्लो अफगान वार के बाद भी निरंतर जारी रही। रसिया ने जर्मनी के साथ एक अलायंस किया था और यह अलायंस सीक्रेट था, दोनों देशों के बीच की एक गुप्त संधि थी। और जब इंग्लैंड सूडान के मामले को लेकर उलझा हुआ था, इस वक्त का फायदा रूस ने उठाया और 1884 में उसने अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित मर्व पर अधिकार कर लिया। मर्व ऑक्सस नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा शहर माना जाता था और लगभग यह दक्षिण पश्चिम में 150 मील की दूरी पर अवस्थित था। यहाँ से हरात मात्र 200 मील दूर था, यानी एक महत्वपूर्ण स्थल मर्व था जिस पर रूस का अधिकार हो गया उसकी प्रसारवादी नीति के तहत। रूसी विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने कहा था कि इंग्लैंड के प्रभाव क्षेत्र से मर्व काफी दूर है,
इस कारण वह मर पर अपना अधिकार रखता है। इस कारण दोनों के बीच वार्ता हुई। एक संयुक्त आयोग बना जिसका कार्य था अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा को निश्चित करना। लेकिन अभी इसका कार्य समाप्त हुआ भी नहीं था कि मार्च 1885 में रसिया ने पुनः अपनी प्रसारवादी नीति के तहत मर्व से लगभग 100 मील दक्षिण में स्थित पंजदेह नाम के स्थान पर अधिकार कर लिया। इंग्लैंड और रसिया के बीच तनाव का कारण अफगानिस्तान का क्षेत्र था। रसिया अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर अधिकार करता चला जा रहा था और इंग्लैंड यह नहीं चाहता था कि रूस का प्रभाव अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर पड़े। ऐसा प्रतीत हुआ कि इंग्लैंड और रूस अफगानिस्तान के इन मामलों को लेकर लड़ जाएंगे, उनके बीच युद्ध हो जाएगा, युद्ध की संभावना बनी। लेकिन इस गंभीर स्थिति को संभालने का कार्य भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन और तत्कालीन समय के अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर रहमान ने अपनी बुद्धिमानी से कह लीजिए या उनकी चतुरता से कह लीजिए कि उन्होंने युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करने का कार्य किया। लॉर्ड डफरिन और अब्दुर रहमान ने रावलपिंडी में भेंट की, वार्ता की और अब्दुर रहमान के बारे में यह कहा जाता है कि वह सीमावर्ती झगड़े के बारे में कोई उनको विशेष इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहता था, क्योंकि यह बिल्कुल निर्जन क्षेत्र था। उसकी इंपॉर्टेंस को उसने नहीं जाना था, इसलिए वह इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। दूसरी ओर जब हम इतिहासकार अल्फ्रेड लॉयल के विचार को पढ़ते हैं तो उससे हमको यह ज्ञात होता है कि अफगानिस्तान के लोग सीमावर्ती झगड़े को कोई विशेष महत्व नहीं देते थे जिसके लिए वे अनावश्यक अनापत्ति में पड़ जाएं। इसलिए जब वार्ता हुई लॉर्ड डफरिन और अब्दुर रहमान के बीच, तो अब्दुर रहमान ने यह कहा कि उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि पंजदेह वास्तव में अफगानिस्तान का हिस्सा है या नहीं है। इस प्रकार अपनी बुद्धिमता से अब्दुर रहमान ने अपने धैर्य और संतोष से स्थिति को संभाला। नहीं तो अंग्रेज तो युद्ध करने के लिए तैयार बैठे थे अफगानिस्तान के पक्ष से रूस के विरुद्ध, लेकिन उसने इस स्थिति को संभाला। इसके पीछे मुख्य कारण जिसे हम देखते हैं वह यह है कि अगर इंग्लैंड और रूस के बीच युद्ध होता तो निश्चय ही युद्ध का स्थल अफगानिस्तान बनता और इससे बहुत ज्यादा नुकसान उसे उठाना पड़ता। इसका कहना था कि अफगानिस्तान चक्की के दो पार्टों के बीच में था और वह पहले से ही पिसकर चूर्ण हो चुका था। अब और ज्यादा पिसना वह नहीं चाहता था। अब्दुर रहमान ने एक अवसर पर कहा था कि मेरा देश एक दीन बकरी की भांति है जिस पर शेर तथा भालू दोनों ने दृष्टि लगा रखी है और सर्वशक्तिमान उद्धारक की रक्षा तथा सहायता के बिना शिकार अधिक काल तक सुरक्षित नहीं रह सकता। ये अब्दुर रहमान का कहना था। दूसरी ओर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने भी अब्दुर रहमान का इस समय समर्थन किया और उसने इंग्लैंड की सरकार को लिखा कि पंजदेह के मामले को लेकर युद्ध की आवश्यकता नहीं है। इस तरह जुलाई 1887 में जो संघर्ष की स्थिति इंग्लैंड और रूस के बीच निर्मित हुई थी वह समाप्त हो गई और एक सीमा का निर्धारण हो गया जिससे कहां तक अफगानिस्तान का हिस्सा है, कहां तक रूस का हिस्सा है, यह निर्धारित हो गया।
इसके बाद 19वीं सेंचुरी के अंतिम दिनों में यानी 1895 में पामीर के क्षेत्र में पुनः रूस ने अधिकार कर लिया। इस पर एंग्लो रसिया कन्वेंशन हुआ, जिसके पश्चात ऑक्सस नदी को रूस की दक्षिण सीमा और अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके अलावा हरात की ओर जिस तरह से रूस का प्रसार हो रहा था वह रुक गया और अब रूस ने फॉरेस्ट की ओर, सुदूर पूर्व की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, जहां पर 1904-05 में उसका मुकाबला एक पिछड़ा देश माने जाने वाले रूस के साथ हुआ, जापान के साथ हुआ। लेकिन रूस को इस बात का भान नहीं था कि जापान ने 1868 से मेइजी युग में बड़ी तेजी से अपनी प्रगति की है। उसने बड़ा तेजी से अपना आधुनिकीकरण किया, पश्चिमीकरण किया और विकास की ओर वह आगे बढ़ा। यानी अब 20वीं सदी के आरंभ में जिस देश को बहुत पिछड़ा माना जा रहा था वह एक समृद्ध और संपन्न और ताकतवर देश बन चुका था, क्योंकि 1904-05 में जब रूस जापान के बीच युद्ध हुआ तो इस युद्ध को रूस ने बड़े हल्के में लिया। उसे लगा कि जापान जैसा पिछड़ा और छोटा देश उसका क्या मुकाबला कर सकता है। लेकिन जब युद्ध के परिणाम आए वह चौंकाने वाले थे। इसमें जापान ने रूस को परास्त कर दिया। इससे हमको एक बात की शिक्षा मिलती है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। रूस ने जापान को कमजोर समझा, लेकिन उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा और तत्कालीन समय में यह कहा जाने लगा कि एक बौने ने एक दानव को परास्त कर दिया। बौना जापान था, दानव रूस था और 20वीं सदी के आरंभ में होने वाली इस घटना से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक अलग इफेक्ट पड़ा कि जब एक छोटा देश एक बड़े देश को परास्त कर सकता है तो हम इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लोग इन मुट्ठी भर लोगों के गुलाम क्यों हैं। इससे नेशनल मूवमेंट को एक नई गति मिली और कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी का नया सूर्य भारत में गर्म हवाएं लेकर आया। इससे आगे राजनीति भी प्रभावित होती रही। रूस को दक्षिण पूर्व में मात खाना पड़ा। इसके बाद के इतिहास का जब हम अवलोकन करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि 1907 में इंग्लैंड के साथ उसका एक अलायंस हुआ, जिसमें उसने यह घोषित किया कि अफगानिस्तान उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर है और वह अब काबुल में अपने एजेंट को नहीं भेजेगा। निश्चय ही इंग्लैंड ने इससे कुछ राहत महसूस किया तथा इंग्लैंड और रूस दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि अब दोनों देश अफगानिस्तान में वाणिज्य के क्षेत्र में कार्य करेंगे और अवसरों के उपभोग को वे करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के अमीर ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। फिर अब हम आंग्ल अफगान तीसरे युद्ध के बारे में बात करते हैं। हालांकि इतिहास की पुस्तकों में इस युद्ध के बारे में कोई विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। जिस तरह पहले युद्ध के बारे में या दूसरे युद्ध के बारे में हमें डिटेल जानकारी मिलती है, तीसरे युद्ध के बारे में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी मिलती है। इसीलिए मैंने इसके पृष्ठभूमि के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की। अब हम लोग तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध की बात करते हैं, जो कि 1919 की अवधि में हुआ था। इस समय अफगानिस्तान का अमीर था हबीबुल्ला, जो कि यूरोपीय महासमर के समय में अंग्रेजों का मित्र बना रहा था, जबकि दूसरी ओर जर्मनी और रसिया से दबाव पड़ने पर भी वह तटस्थ रहा था। फरवरी 1919 में हबीबुल्ला की हत्या हो गई
वह मारा गया और उसके साम्राज्य में यानी अफगानिस्तान में उत्तराधिकार का झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन इस संघर्ष में उसी का पुत्र जिसका नाम था अमानुल्लाह, वह अमीर चुना गया या उसने खुद प्रोजेक्ट किया। और अमीनुल्लाह यह चाहता था कि अंग्रेजों के साथ जैसे पहले मैत्रीपूर्ण संबंध रहे वैसा ही संबंध अब भी रहे। लेकिन जर्मनी ने उसे इस बात के लिए बाध्य किया कि वह तत्कालीन ब्रिटिश भारत पर हमला करे। जर्मनी के दबाव में उसने मई 1919 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया। 10 दिनों तक यह संघर्ष कर सका, लेकिन 10 दिन के पश्चात ब्रिटिश सेना के हाथों वह पराजित हुआ। अंग्रेजों के पास अच्छे संसाधन थे। उन्होंने जलालाबाद और काबुल में बम वर्षा भी किया था और जनरल डायर के नेतृत्व में अफगानियों का दमन इस समय किया गया था। उसने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। अगस्त में एक अलायंस हुआ और इस अलायंस में अमीर ने जो वार्षिक धनराशि की सहायता प्राप्त करता था उसे समाप्त कर दिया गया और भारत से होकर जो अस्त्र और शस्त्र अफगानिस्तान पहुंचते थे उससे भी उसको वंचित कर दिया गया। लेकिन उसकी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे अफगानिस्तान में अगर हम ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो अफगानी इस हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अमीनुल्लाह की स्वतंत्रता को तत्कालीन ब्रिटिश शासक ने स्वीकार कर लिया। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस प्रकार तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध संपन्न हुआ। थैंक यू।